अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा इंडिया वर्सेस बीजेपी की जंग शुरू हो चुकी है, संविधान बदलना चाहते हैं मोदी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना का जवान लापता, स्थानीय लोगों से सेना की पूछताछ जारी। कल रात 8 बजे से लापता है जवान, कार हुई बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे, आपके अपने डिबेट शो सबका हिसाब होगा के साथ। देश की राजधानी दिल्ली में कल मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंसा भड़क उठी। जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। टीटीसी की बस में सवार आम लोगों पर भी पत्थर बरसाए गए, जिसमें पुलिस वालों के साथ साथ आम लोगों को भी चोटें आई। भीड़ के हाथ में तलवारें, चाकू, लोहे की रॉड नजर आ रही थी। पुलिस के अनुसार आयोजकों ने भीड़ को उकसाया, जिसके बाद भीड़ हिंसक हो गई। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात को नियंत्रण में किया। सवाल है कि कौन है जिसे दिल्ली में अमन चैन से परेशानी है? कौन है जो बार बार दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर करेंगे। क्या है वो बड़े सवाल? जल्दी से आपको सवाल भी दिखा देते हैं। सवाल आइए। जी हां, दिल्ली में जहांगीरपुरी 2 कौन दोहराना चाहता है? याद होगा आपको जहांगीरपुरी में कैसे वहां पर हिंसा भड़की थी। उपद्रवियों के हाथ में पत्थर तलवार किसने थमाए? सवाल नंबर 3, मजहब की आड़ में हिंसा का मास्टरमाइंड आखिर है कौन? जो सवाल हमने आपको शुरू में कहा था कि कौन है जिसे दिल्ली की शांति पसंद नहीं है। इस वक्त एक बड़ी खबर है, इसी से जुड़ी हुई। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। नांगलोई में पथराव के खिलाफ यहां प्रदर्शन चल रहा है। वीएचपी के सैकड़ों कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। थाने के बाहर वीएचपी के समर्थक वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए, नांगलोई थाने के बाहर की तस्वीर है। वीएचपी के कार्यकर्ताओं की मांग है आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए। ये देश की राजधानी दिल्ली है। सरेआम तलवारबाजी हो रही है। आम लोगों की सवारी यानी टीटीसी बस चकनाचूर हो गई। पुलिस टीम पर पथराव हो रहा है। दिल्ली का नांगलोई जंग का मैदान बना हुआ है। ये तस्वीरें शनिवार यानी 29 जुलाई की हैं। नांगलोई में मुहर्रम के जुलूस के दौरान भारी बवाल हो गया। हिंसा का ऐसा तांडव मचा कि 2020 के जहांगीरपुरी दंगों की डरावनी यादें फिर से जहन में ताजा हो गईं। मुहर्रम के जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवी सूरजमल स्टेडियम में घुसने की फिराक में थे। वो स्टेडियम के अंदर ताजिया दफनाना चाहते थे। पुलिस ने ऐसा करने से रोका। उपद्रवियों को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों ने पुलिस को ही निशाना बना दिया। कोई पत्थर चलाने लगा तो कोई तलवार लहराने लगा। हमले में पुलिस वाले घायल हो गए। उस हिंसा के विरोध में आज पूरा नांगलोई जिला नांगलोई थाने के आगे प्रदर्शन कर रहा है। नांगलोई थाने के एसएचओ से मिलकर साथ ही यहाँ के डीसीपी और गृह मंत्री जी को ट्वीट और लेटर के माध्यम से ये मांग कर रहा है कि उन सभी अपराधियों की जल्द से जल्द पहचान की जाए, उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। उपद्रवी यहीं नहीं रुके। उन्होंने आसपास गुजर रही गाड़ियों और बसों पर हमला बोल दिया। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। बसों में बैठे लोगों पर लाठी डंडे चला दिए गए। ड्राइवर को निशाना बनाने की कोशिश थी कि ड्राइवर को निशाना बनाएंगे, बस रुक जाएगी। अगर ये बस रुक गई होती, ड्राइवर ने समझबूझ से काम लिया, बसों को नहीं रोका, रुक गई होती तो आप समझ सकते हैं हादसा कितना बड़ा हो जाता। अगर इस बस को आग लगा देते तो इस बस में मौजूद यात्री भी जलते। हिंसा रोकने के लिए पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। नांगलोई हिंसा में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। उन लोगों ने फिर यहाँ पे
पुलिस पे पथराव शुरू किया, जिनको कंट्रोल करने के लिए और बाकी पब्लिक को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए हमने माइल्ड लाठीचार्ज करके उनको यहाँ से डिस्पर्स किया। जिस तरह से नांगलोई में हिंसा का हाहाकार देखा गया, उससे सवाल ये कि दिल्ली में जहांगीरपुरी 2 कौन दोहराना चाहता है। सवाल ये कि उपद्रवियों के हाथ में पत्थर और तलवार किसने थमाए, और सवाल ये भी कि मजहब की आड़ में हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है। इन सभी सवालों के जवाब हम डिबेट शो सबका हिसाब होगा में पूछेंगे। दिल्ली से शालिनी और पीयूष शुक्ला की रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर किसे दिल्ली का अमन चैन पसंद नहीं है। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हैं, संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक, फाजिल अहमद है इस्लामिक स्कॉलर हैं, वेद भूषण साहब हैं पूर्व एसीपी रह चुके हैं दिल्ली पुलिस के, और पीयूष हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं नांगलोई से। पीयूष, वीएचपी वहां पर प्रोटेस्ट कर रही है, अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? सिर्फ लोगों को हिरासत में लिया गया है, कौन है वो? क्योंकि सीसीटीवी में तो कुछ लोगों की पहचान भी शायद हो जा रही है। बिल्कुल, लगातार सीसीटीवी फुटेज जो है उसकी जांच कर रही है पुलिस। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं जो इस वक्त आप देख सकते हैं नांगलोई थाने के बाहर हैं। तमाम हिंदूवादी संगठन, बजरंग दल, तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पहुंचकर अपना विरोध जो है वो दर्ज करा रहे हैं। कल जिस तरह से घटना हुई, यहाँ तमाम हमारे साथ हमारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो इस वक्त यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगा, क्या नाम है आपका? विशु नाम है जी। कल जो घटना हुई, इसके पहले भी इस तरह का माहौल नांगलोई में दिखाई देता था? ये तो हर बारी का होता है जी इनका। हमारी भी तो रैली निकलती है, हमारे में तो ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ। इनके में मुहर्रम होता है, देख लो आपसे। अगर मुहर्रम के अलावा अगर हमारे अलावा में कुछ हुआ तो देख लो आप। हम भी तो इतने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे तरफ से तो ना कोई लाठी चल रही, ना डंडे चल रहे, ना हमारे पत्थर चल रहे। हम तो अपनी मांग कर रहे हैं जी। हम तो इसलिए आए कि जिन लोगों ने यह उपद्रव करा है उनको सिर्फ गिरफ्तारी होनी चाहिए, हमारी कोई और मांग नहीं है उनके अलावा। अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया गया है? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई सर, इसीलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। कोई सुनवाई नहीं की जा रही हम लोग के यहाँ पे, कब से खड़े हैं, कोई बाहर निकला, कोई जवाब वहां से नहीं आ रहा सर। अब देखिए इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम, चिड़ों की तरह पत्थर नहीं मारेंगे, तलवारें चलेगी। जी मेरा नाम अखिल देशवाल है। भाई साहब मेरे को ये बता दो, जब हमारे त्योहार होते हैं जब तो पुलिस बल हमारे को दबाती है, अब कहाँ गए पुलिस बल वाले? जब ये कल पत्थर मार रहे थे, इन्होंने तलवारें चलाई हैं। पर इंडिया डेली लाइव पर है कि आखिर कहाँ गए वो लोग जो लोग हिंदू त्योहारों पर, होली होती है, दीपावली होती है तो कहा जाता है दीपावली में पटाखे नहीं चलाएंगे, प्रदूषण होगा। और ऐसे में जब यहाँ पर मुहर्रम निकला था और हथियारों के साथ लामबंद होकर, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले मैंने बसों को दिखाया था, तोड़ा फोड़ा है, पूरी मार्केट को तोड़ा फोड़ा है, आखिर उन्हें क्यों नहीं रोका गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। भाई साहब पुलिस वालों से बस हाथ जोड़ के यही विनती है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे से ऐसा कदम उठाने से पहले ना 10 पीढ़ियां भी सोचे उनकी कि हमने ये क्या करा था। जैसे योगी का शासन है ना, हमें योगी शासन चाहिए दिल्ली में। ठीक है पीयूष, हमें सिर्फ इतना अपडेट दे दीजिए, अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है? अभी फिलहाल लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। अभी लोगों को चिन्हित करने की कोशिश कर रही है पुलिस, लेकिन सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रहे हैं। आयोजक के खिलाफ केस दर्ज हो गया है? बिल्कुल, आयोजक के खिलाफ केस दर्ज किया है, तमाम अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और सीसीटीवी के जरिए उन लोगों को चिन्हित करने की जो कोशिश है वो की जा रही है पुलिस के द्वारा भी। ठीक है पीयूष, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आपके पास आऊंगा। फाजिल अहमद साहब, मुहर्रम में ये ताजिया, ये जुलूस हर साल निकलता है, ये क्या हो गया कि ताजिया जुलूस के दौरान तलवार, चाकू और आम लोगों को भी नहीं छोड़ा गया, पत्थर बरसा दिए गए? देखिए प्रत्युष जी, पूरे देश में मुहर्रम मनाया गया जी, पूरे हर्षोल्लास से पूरे देश में। मुहर्रम एक ऐसा त्यौहार है जो हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर मनाते हैं। हम लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं और पूरे देश में एक नांगलोई में घटना हुई। ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वहां क्या कर रहे थे उनके त्यौहार में? ये लोग क्यों गए वहां पे? जब ये मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे ये लोग, उसमें बजरंग दल और विश्व वीएचपी के लोग क्या करने गए थे अंदर? इनको नहीं जाना चाहिए ना? ये लोग जाके छेड़खानी करे और वहां पे उकसाने का काम कर रहे हैं। फाजिल अहमद साहब, वहां पर कोई
वीएचपी या बजरंग दल का नहीं गया था। ये लोग जो रूट तय था उस रूट को छोड़ करके दूसरे रूट में जाने के लिए जिद कर रहे थे। पुलिस बल ने उनको रोका, पुलिस बल ने रोका। इस दौरान पुलिस टीम पर उन्होंने हमला बोला, पुलिस टीम पर हमला बोला, पुलिस पर पथराव किया। डीटीसी की बस तस्वीरें भी जरा दिखाते रहिए ताकि फाजिल अहमद साहब देखें कि इसमें आम लोगों का क्या कसूर है। साहब आपको जुलूस निकालना है, आप जुलूस निकालिए, आपको पूरी इजाजत है। आइडेंटिटी कार्ड इसी भीड़ में घुस जाते हैं ये लोग। नहीं, ये सही है क्या? देखिए बच्चे और महिलाएं अंदर डर रहे हैं बस के अंदर, और वहां पर अंदर कहा जा रहा है कि नीचे बैठ जाओ। कुछ लोगों को चोट भी आई है, पत्थर लगे उनको पत्थर लगे। नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर आप और हम रहेंगे तो हम भी डरेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये डराने वाले कौन है? कोई फसाद, ये कौन है डराने वाले? देश की राजधानी को डिस्टर्ब करने वाले कौन है? कौन है ये? प्रशासन के लोगों को ये सब चीजें प्लानिंग पहले से कर लेनी चाहिए ना। क्या डिमांड है, किधर से जाएंगे, किधर से आएंगे। सूर्यप्रकाश फाजिल अहमद साहब कह रहे हैं कि वहां पर वीएचपी और बजरंग दल वाले गए इसलिए वहां पर बवाल हुआ। धन्यवाद प्रत्युष जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदे। और फाजिल अहमद साहब की आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है, वो चश्मा आप उतार नहीं सकते। असलियत में हुआ ये था कि ये जो इंतजामिया कमेटी ने रूट को तय किया था, उस रूट को छोड़कर ये जो ताजिए के अंदर जो उपद्रवी थे, ये लोग सूरजमल स्टेडियम में जाकर उस ताजिए को दफनाने की जिद कर रहे थे, जिसको कि पुलिस ने रोका। और जब पुलिस ने रोका तो इसके अंदर आप वीडियोज में जो दिखा रहे हैं लगातार कि वो उठाकर रोड से पत्थर शुरू कर दिए चलाने उन्होंने। उनके हाथ में तलवारें थी, तलवारें मारनी शुरू कर दी। पुलिस वालों पे तलवारों से, चाकुओं से हमला किया गया, लाठियां चलाई गई। और ये तो शुक्र है कि आग नहीं लगी बसों के अंदर। ये जो इन्होंने लगातार जो राहत जंग चल रहे थे उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। और ये जो बजरंग दल के कार्यकर्ता आज थाने पे खड़े हैं ना, वो केवल इसलिए खड़े हैं कि भैया इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं अपने सभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, मेरे भाइयों, घटना देश में पुलिस नहीं है क्या कार्रवाई करने के लिए? कार्रवाई को पुलिस करना है तो बजरंग दल का थाना खोल दीजिए। तो क्यों भैया बजरंग दल थाने में खोल दीजिए, पुलिस को हटा के बजरंग दल को थानेदार बना दीजिए। तलवारें चलाओगे, आप चाकू से हमला करोगे, और बजरंग दल के कार्यकर्ता आपके ऊपर कार्रवाई के लिए यदि मांग करेंगे तो वो मांग भी नहीं कर सकते क्या? आप मुझे बताइए, क्या वो मांग भी नहीं कर सकते? अरे भैया उनका अधिकार है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना। वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके प्रशासन सरकार है, प्रशासन है, वो प्रशासन इसका मतलब कुछ नहीं है। आप पुलिस को कुछ नहीं मानते, पुलिस बेकार नकारा है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर इसका मतलब पुलिस नकारा है दिल्ली की। होनी चाहिए। आपको तो दर्द होगा ही होगा ना पेट में। बनारस में भी दंगा हुआ है अभी, उसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी लगातार ताजियों के अंदर इस प्रकार की घटनाएं सामने आई है। जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है और हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकलती है, तब भी मस्जिदों से आप लोग पत्थरबाजी करते हैं, गोलियां चलाते हैं, तलवारबाजी करते हैं। लेकिन अब ताजियों से भी आप शोभा यात्रा निकलती है तो कोई पत्थर क्यों नहीं मारता? जैन समाज के लोग भी तो शोभा यात्रा निकालते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कोई पत्थर मारता? जैन समाज के लोग भी शोभा यात्रा निकालते हैं, उन पर पत्थर क्यों नहीं चलता? आपको भी अपने मुंह से कहना चाहिए कि जितने भी आपको आनी चाहिए कि आप हर बात में जो है चाहिए, आप लोगों ने जलवा दिया, पूरे देश में दंगा कराना चाहते हैं। आप जो चुनाव दंगा करा के विजय कौशिक को भी लाइएगा, विजय कौशिक, संजीव कौशिक को भी लाइएगा स्क्रीन पर। विजय कौशिक साहब, विजय कौशिक साहब, इसके लिए विजय कौशिक साहब, ये आपके दिमाग की कमजोरी ये 2020, 2022 और अब 2023, मतलब किसे अच्छा नहीं लग रहा है कि दिल्ली में अमन चैन रहे? हर बार कुछ ना कुछ एक बहाना। कभी जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान बवाल, पथराव, हिंसा, कभी 2020 और अब ये थी कि 2023 में। कौन है जिसे अमन पसंद नहीं है? इसके पीछे कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, क्या है? इसमें राजनीतिक एंगल है पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी और उसकी बी टीम, ओवैसी जैसे लोग इन सारी घटनाओं के जिम्मेवार हैं। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस दंगे फसाद के जिम्मेवार जो भी लोग हैं, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, इस घटना में एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग ये मांग कर रहे हैं कि भाई योगी शासन होना चाहिए। यानी कि मोदी से तो
बजरंग दल वाले भी और विश्व हिंदू परिषद वाले भी तंग आ चुके हैं, क्योंकि ये एक फेल सरकार है जिसके राज में दिल्ली 2-2 बार चली है। देखिए, देश की राष्ट्रीय राजधानी और जहां पर केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर 2-2 बार दंगे होना, वहां किस तरह से गुलेल के माध्यम से हिंदुओं पर पत्थर फेंके गए, वो गुलेल चलाने वाले कौन थे, आपको याद होगा? वो गुलेल, जी, गुलेल किनके घर से, किनके घर की छत से मिला था वो गुलेल, याद है आपको? गुलेल का जिक्र किया आपने। आम आदमी पार्टी के नेता थे। हाँ, बिल्कुल, ये तो पूरे देश ने देखा है। लेकिन सवाल ये हमारे देखने से कुछ नहीं है, सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। देखिए, अभी क्योंकि ये सरकार हिंदू मुस्लिम दिल्ली में हिंसा का जिक्र आया तो खुद कहा विजय कौशिक ने कि हम देश ने देखा है कि गुलेल कहां से मिला था। संजीव कौशिक साहब, देखिए प्रत्युष जी, 2 बातें हैं। खबर यह है कि कल ताजिए का जो मुहर्रम का जुलूस चल रहा था, उस जुलूस में तकरीबन 10,000 लोग शामिल थे, जिसमें से कुछ ऑर्गेनाइजर ऐसे थे जो अचानक किसी परिसर में घुसने का प्रयास कर रहे थे जहां अनुमति नहीं थी, और उसी वजह से इस तरह की अफरा तफरी का माहौल पड़ा और स्थितियां खराब हुई। आप कह रहे हैं कि कुछ लोग ऑर्गेनाइजर थे जो उस जगह घुसने की कोशिश कर रहे थे जहां की इजाजत नहीं थी। अभी आपने सुना ना शुरू में फाजिल अहमद ने क्या कहा कि वहां पर वीएचपी और बजरंग दल के लोग आए थे, छिड़खानी की, तीसरे बवाल। मेरी बात प्रत्युष जी, ये आधी अधूरी बात है। ये आधी अधूरी बात है, लेकिन जो खबर छन के आ रही है, जिस पे हम लगातार डिबेट कर रहे हैं, वो ये डिबेट इस पे कर रहे हैं कि 10,000 लोग जो शामिल थे वो सारे दंगाई थे और सारे लोग किसी एक दिशा में जाने का प्रयास कर रहे थे और वो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे। वो जो 10, 20, 50 जो लोग थे जिस पे पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिसको चिन्हित कर रही है, वो चंद लोग थे और उन चंद लोगों को खाद पानी कहां से मिलती है? आप इसी टीवी डिबेट में देख रहे हैं कि दोनों पक्ष के लोग जो धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर अपनी राजनीति करते हैं, उनका मंशा ही यही है कि किस तरह से समाज में, लेकिन अभी विजय कौशिक जी ने एक सवाल किया था, गुलेल का जिक्र किया था, इसलिए मैं आपसे चाह रहा हूं उसका जवाब दीजिए। आप जो कह रहे हैं ना कि ऐसे लोगों को खाद पानी मिलता है, तो ऐसे लोगों को खाद पानी में गुलेल, पेट्रोल बम, तलवार, रॉड, चाकू, ये सारी चीजें कौन मुहैया कराता है, कहां से आते हैं? मेरी बात तो सुनिए प्रत्युष जी, ताजिया के जुलूस को आपने भी देखा होगा कि उसमें किस तरह से तलवारें भाजी जाती है, लाठियां भाजी जाती है, उसमें हथियारों का प्रदर्शन होता है। ये पहली बार होता है क्या? ये पहली बार हो रहा है क्या? क्या इससे पहले रामनवमी के जुलूस में इस तरह की पत्थरबाजियां नहीं हुई है क्या? हम उसमें जाना ही नहीं चाहते। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो अमन चैन को खराब करके अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। संजीव भाई, बातों को सही ईमानदारी से नहीं रख पा रहे हैं, ईमानदारी से नहीं रख रहे संजीव भाई, नहीं प्रत्युष भाई। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरह से पेट्रोल बम या तलवारें या हथियार इस तरह के जुलूसों में आना बहुत खतरनाक बात है और उसके बहुत खतरनाक रिजल्ट होते हैं। लेकिन ये आए कहां से? सरकार की आईबी क्या कर रही थी, सीआईडी क्या कर रही थी, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? ये एक षड्यंत्र है देश के हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का। मैं आपको बताऊं, हरियाणा में जाट और नॉन जाट की लड़ाई करवाई भाजपा ने, 2-2 बार हरियाणा चला। अभी फरीदाबाद के पड़कल गांव में कुछ लोग धरने पर बैठे तो बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं कि ये तो मुसलमानों का धरना है, इसलिए उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाएंगी और मुसलमान परेशान हैं, तो भाई ठीक है, बीजेपी राज में हिंदुओं का पूरा भला होगा। तो अगर वेदभूषण जी, लोग दुखी हैं, वेदभूषण जी, विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि भाई आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, पुलिस की एलआईयू क्या कर रही थी? अगर कहीं कोई प्रोसेशन निकलता है, कहीं कोई जुलूस निकलता है, तो ये सारी चीजें पहले से तय होती हैं। पुलिस फोर्स को भी मालूम होता है कि कौन कौन सा जो रूट है वो कहां संवेदनशील है, कहां नहीं है, सारी जानकारी तो होती है। हर साल जहां ताजिया दफन होती है वहीं दफन होती है ना वेदभूषण जी। और ये जो फाजिल भाई वेदभूषण जी चिट दे रहे हैं ना मुस्लिम भाइयों को, तो भैया मुसलमानों में है ना हिंदुओं में है। बहुत से ठग बेईमान चोर लुटेरे मुसलमानों में भी है और हिंदुओं में भी है। तो ये जो 10,000 की भीड़ में जो गंदे तत्व घूम रहे थे, उनका जिम्मेवार कौन है? इस्लामिक जगत के लोगों को उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, बताना चाहिए कौन लोग। ठीक है, इसका जवाब फाजिल अहमद देंगे, लेकिन वेदभूषण जी, एलआईयू कहां थी? पुलिस को कैसे अंदाजा नहीं लगा, पुलिस को कैसे भनक नहीं लगी कि यहां पर ऐसा बवाल हो सकता है?
प्रत्युष जी, आप पुराने पत्रकार हैं, दिल्ली को अच्छी तरह समझते हैं, पुलिस के साथ भी आपका कोऑर्डिनेशन रहता है, पुलिस की बातें भी आप रखते हैं। ये दंगों का दिल्ली का बहुत पुराना इतिहास है, ये आज पहली बार दंगा नहीं हुआ है। अभी इस्लामिक स्कॉलर बोल रहे थे, उन्होंने दो बातें रखी, शायद वो तैयारी से नहीं आए हैं। वो जो बीजेपी और फलां और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आज की तस्वीर है, वो कुछ मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तारियां हो। जो कल का दंगा था वो अलग तरह का दंगा था, उसको एक बाकायदा स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस ब्यूरो अंदर घुस गए। वेद प्रकाश जी, आप पुलिस अधिकारी हैं, आपको पता होगा ये बात। चलो आप अपना पहले अपना ज्ञान, पहले आपका अपना ज्ञान दे दीजिए, पहले अपना ज्ञान दे दीजिए, मैं बाद में बोल लूंगा। नहीं, आपको भी ज्ञान है, लेकिन आप डर के मारे नहीं बोल रहे। आपको भी पुलिस में नौकरी किए हैं, आपको भी ये ज्ञान होगा। ये लोग भीड़ में घुस जाते हैं, घुस के पत्थरबाज किसी के। अब मैं एक सवाल आपसे कर लूं, फाजिल जी, आप सब एक सवाल कर लूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, एक सवाल कर लूं आपसे, आप सवाल कर लूं आपसे, फाजिल जी एक जवाब देंगे मुझे एक बात का? अरे देंगे आप जवाब? ईमानदारी से देंगे? आप स्कॉलर भी हैं, आप मुझे बताइए, दिल्ली से बाहर निकलकर जहां पीलीभीत में और बिहार के अंदर शिया सुन्नी दंगे हुए हैं, क्या वहां भी बजरंग दल शामिल था? आप जवाब दीजिए। तो शिया सुन्नी में आप क्या समझते हैं? वहां पे दीजिए जवाब। शिया सुन्नी का जो मैटर है वो अलग है, वो एक बनारस में हुआ है खाली, लेकिन दिल्ली का जो दंगा हुआ है इसमें बीएचपी और बजरंग दल के लोग शामिल हैं। ये लोग क्या चेहरे पे लिखा है कि कौन बजरंग दल का है? और अरे फाजिल साहब, थोड़ी तैयारी करके आया करो। जैसे हमारे देश में दिखते हैं, आप तैयारी करके नहीं आए हैं। सकते हैं किसी को, अगर दाढ़ी और टोपी ना हो तो आप जो है सुन लीजिए, हम पूरी तैयारी करके आए हैं। हमें देश की एकता के लिए कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुहर्रम के जुलूस में तलवार कहाँ नहीं होती है, बाना कहाँ नहीं होता है, लाठी डंडा कहाँ नहीं होता है। मुहर्रम के जुलूस में पूरे देश में निकलता है। और ताजिया जहां दफन होती है वो हर साल होती है, पहले से सारा प्लान सेट होता है। जहां पिछले साल दफन हुई होगी वही 30 साल दफन होगी, उसमें नई बात क्या आ गई भाई? ये झगड़ा बवाल पहले से प्लांटेड होता है। आपको भी पहले पूरा कर लेने दीजिए, आपने तब मैं बात रखूंगा, आपको कोई फायदा नहीं। हम राजनीति में लंबा अनुभव है हमारा। आप पहले इनको पहले इनका पूरा ज्ञान पूरा ले लीजिए, फिर मैं अपनी मतलब बात। फाजिल अहमद साहब, अभी पुलिस की जांच आगे बढ़ी भी नहीं है कि उससे पहले फाजिल अहमद ने पहले बता दिया कि जितने भी लोग थे जिनके चेहरे दिख रहे हैं सारे के सारे बजरंग दल और बीएचपी वाले थे। मुझे लगता है पुलिस को जांच यही बंद कर देना चाहिए, फाजिल अहमद को ले जाना चाहिए। फाजिल अहमद बताएंगे सबका नाम और किसका किसका कहां कहां क्या कनेक्शन है ना फाजिल अहमद जी? निष्पक्ष जांच करे ना पुलिस। ठीक है, वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, ये इनका नहीं, ये दिल्ली पुलिस पर भी बड़ा सवाल उठा रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस पर भी बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है जांच कायदे से। ये कह रहे निष्पक्ष जांच हो तो कि सारे के सारे निकलेंगे बजरंग दल और बीएचपी वाले। ये तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस पर। बीएचपी के लोग दबाव बना रहे हैं। वेदभूषण जी, एक सेकंड, फाजिल अहमद जी, फाजिल भाई, एक सेकंड सुन तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुनिए। आप दबाव बना रहे थाने पर जाकर के, वेदभूषण जी, मुसलमानों को जेल भेजिए। वेदभूषण जी जवाब। कोई 200 आदमी आके थाना में देखिए खड़ा हो प्रत्युष जी, जाए। मैंने शुरू में कहा था दंगों का। हाँ बोलिए आप। बोलूं प्रत्युष जी? हाँ। प्रत्युष जी, मैंने पहले कहा था, ओपनिंग लाइन ये थी कि दिल्ली में दंगों का एक लंबा इतिहास रहा है। चलो दिल्ली छोड़ दीजिए आप, लखनऊ में, अलीगढ़ में शिया सुन्नी कितने साल पहले, 70 साल पहले भी शिया सुन्नी दंगे होते थे और अभी भी टेंशन बनी होती है। पुलिस पर सवाल करना बिल्कुल जायज है आपका। क्या आपने कभी, प्रत्युष खरे जी, पूरे वर्ल्ड में कभी सुना है कि स्टेडियम के अंदर कभी दफनाए गए हो उनके ताजिए? मुझे वर्ल्ड में पूरे बता दीजिए कि स्टेडियम के अंदर इस बार हम दफनाएंगे, स्टेडियम में दफनाएंगे। आप कल को राष्ट्रपति भवन में मांग करेंगे, इंडिया गेट पर मांग करेंगे, क्या आपको करने दिया जाए? कि तमाम जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी, उनको दरकिनार करके रूट इनका जहां मन करे, माई वे हिज हाईवे, जो मैं कहूंगा वो ठीक है, बाकी सब गलत है। तो तभी तो कहते हैं बोया पेड़ बबूल को, आम कहां से हो। आम का सीजन भी चल रहा है प्रत्युष जी, आप भी आम खा रहे हो, अब बबूल बोगे तो यही निकलेगा ना। डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इस वक्त सर एक खबर आ रही है पाकिस्तान से, वो भी दर्शकों को बताना जरूरी है। इस वक्त पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके से बड़ी खबर है, जहां धमाका हुआ है और इस धमाके में 5 लोगों की जान चली गई है। 20 से ज्यादा लोग इस धमाके में घायल हुए हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम के कार्यक्रम में यहां ब्लास्ट हुआ है।
आपको बता दें कि भारत से पाकिस्तान गई अंजू भी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा इलाके में है, जहां पर यह धमाका हुआ है। और ये देखिए 5, अब तक अभी हमने बताया था, जो अपडेट हमारे पास आई है 5 नहीं बल्कि 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जमीयत उलेमाए इस्लाम का यहां एक कार्यक्रम चल रहा था। और आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि अंजू जो कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई है, वो अंजू भी जो कि अब फातिमा बन चुकी है, वो खैबर पख्तूनख्वा इलाके में ही है, जहां पर उसने नसरुल्लाह से निकाह किया है। और कल ही आपने देखा था कि पाकिस्तान में एक कंपनी के मालिक ने कहा था कि अंजू ने इस्लाम कबूल किया है और इसलिए हम उनको ये तोहफा दे रहे हैं। और आज उसी इलाके में ये बड़ा धमाका हुआ है। जमीयत उलेमाए इस्लाम के कार्यक्रम में धमाका हुआ है, जिसमें अब तक की जानकारी के मुताबिक 10 लोगों की जान चली गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उन सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें उस कार्यक्रम की, जहां पर घायल लोगों को पकड़ करके उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा इसी इलाके में अंजू इस वक्त है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह सबसे ज्यादा चर्चा में इस वक्त अंजू, और वो भी इसी इलाके में जहां पर उसने नसरुल्लाह से निकाह किया है। और वहीं से एक खबर जहां यह धमाका हुआ उस इलाके में 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में इससे पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं। डिस्टर्ब इलाका है ये, जहां पर ऐसे धमाके होते रहते हैं। और ये देखिए, ये जो नई खबर आई है, यहां लोग आपको नजर आ रहे होंगे, कंधे पर हाथ रख करके उनको ले जाया जा रहा है। किसी के पैर में चोट आई है, किसी के हाथ में चोट आई है। दरअसल ये लोग यहां पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, जिस कार्यक्रम में यह धमाका हुआ है। जमीयत उलेमाए इस्लाम ने यहां पर एक कार्यक्रम रखा था, जहां यह धमाका हुआ है। चलिए वापस अपने डिबेट में लौटते हैं। फाजिल अहमद साहब, जवाब है इसका आपके पास? आपने बजरंग दल वीएचपी का कार्यकर्ता सबको बता दिया, बिना जांच बिना सुनवाई आपने फैसला ही सुना दिया। देखिए प्रत्युष जी, वेद प्रकाश जी रिटायरमेंट के बाद मुसलमानों के प्रति इतना जहर है उनके मन में, ये उम्मीद करता हूं कि अपनी जिंदगी में कितना इन्होंने मुसलमानों का नुकसान किया होगा। तो यानी कि जो आदमी अपनी जिंदगी में नौकरी करके मुसलमानों के प्रति इतना नफरत रखता है, किसको लाके बैठा वो दिया? अपनी प्रत्युष लाइफ जी में कैसी बातें कर रहे नौकरी के हैं? दौरान इनको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? कितना नुकसान किया होगा, इससे आप अंदाजा ले सकते हैं। ये देखिए क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं। इतना नफरत कर रहा है, किस तरह के मुसलमान है? ये हिंदू इंडियन मुस्लिम नहीं है, ये हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं है, पाकिस्तानी मुसलमान है। ये वो बम वाले मुसलमान है, पाकिस्तान वाले मुसलमान है। ये पाकिस्तान वाले मुसलमान आ गए, ये इंडिया का मुसलमान नहीं है, ये इंडिया का मुसलमान नहीं है, और ये इंडिया का मुसलमान नहीं है। ये जहर उगलना है, ये इंडिया के लिए जहर उगलना है। ये आदमी इंडियन नहीं है, ये इंडिया के लिए जहर उगल रहा है। ये आदमी अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर बोलता है, ये कोई स्कॉलर नहीं है, ये जीरो है, ये कोई स्कॉलर नहीं है, जीरो है। ये इसके अंदर जहर भरा हुआ है। ये इंडियन मुस्लिम नहीं है, ये पाकिस्तानी मुस्लिम है, ये जहर से भरा हुआ पाकिस्तानी मुस्लिम। ये उसी इलाके का मुस्लिम है जहाँ अभी 10 बम फटा है, ये उसी इलाके का मुस्लिम है, ये इंडिया का मुस्लिम नहीं है, ये पाकिस्तान। अरे था तो वहीं चले जाओ, आप वहीं चले जाओ, आप चले जाओ वहीं पर पाकिस्तान में जब बम फट रहे हैं, आप जाइए, आप जाइए वहीं पर बम फट रहे हैं, आप जाइए अपने पाकिस्तान में। आपको आपका पाकिस्तान मुबारक हो, आपको आपका पाकिस्तान मुबारक हो, जाइए आपके पाकिस्तान में जहाँ बम फट रहे हैं, आपको मुबारक हो आपका पाकिस्तान। मुझे अपना हिंदुस्तान पसंद है, मैं अपने हिंदुस्तान में रहूंगा। आप जाइए, यदि आपको पाकिस्तान से इतना प्यार है, आपको पाकिस्तान से प्यार उमड़ रहा है ना, जाइए वहां जाके बम फट रहे हैं, जाके देखिए बम फट रहे हैं, वहां पर 10-10 आदमी मर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हो, पाकिस्तान के लिए आपको रोना आ रहा है। जिन्ना के औलाद है क्या आप जिन्ना के? सूर्यप्रकाश मैथिल, सूर्यप्रकाश मैथिल, नाजायज सूर्यप्रकाश मैथिल, सूर्यप्रकाश मैथिल, एक सेकंड, बाकी मेहमानों को बुलाइए। सूर्यप्रकाश मैथिल, ये नहीं, इनका ये कहना है, फाजिल अहमद का ये कहना है कि यहाँ पर जो बवाल हुआ उसके लिए आप सभी लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जो बात अभी संजीव कौशिक ने भी कही कि 8 से 10 हजार लोग थे, तो सबको आप नहीं कह सकते कि सारे के सारे दंगाई थे। ये कह रहे हैं उसमें 10, 15, 20 लोग ऐसे होंगे जिनको चिन्हित कीजिए और सजा दीजिए, और इनका यह शक है। हालांकि फाजिल जी तो ये कह रहे हैं कि उसमें जो 10-15 लोग हैं सारे के सारे वो
वो वीएचपी वाले होंगे, सब हिंदू संगठनों से जुड़े होंगे, उन्होंने ही बवाल किया है। देखिए प्रत्युष जी, मैं आपको ना एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूं। अरे सुन लीजिए भाई साहब, अब आप ही बोलते रहेंगे क्या? शांति रखिए, यहां दंगा मत कीजिए। दंगा हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप सुनिए। आप देखिए प्रत्युष जी, अभी कांवड़ यात्रा हुई, 2 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों ने गंगा स्नान किया और शिवलिंग पे जल चढ़ाया। आपने कहीं कोई घटना सुनी क्या? नहीं। आप देखिए कुंभ के अंदर करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, वो अपनी मान मर्यादा के साथ प्रशासन के साथ मिलकर चलते हैं और कोई भी अप्रिय घटना नहीं होती। लेकिन क्या कारण है कि शुक्रवार की तबादला होती है तो ये निकल पड़ते हैं पत्थरबाजी करने के लिए। उसके अलावा जब ताजिया लेके निकलते हैं तो इनको अपने ताजिए दफनाने हैं स्टेडियम के अंदर, वहां पर पुलिस को रोकते हैं तो कांवड़ियों को शरबत पिलाता है और आप मुसलमानों के त्योहार में पत्थर चलवाते हैं, पत्थर चलाते हैं जाकर के। फर्क है ना दोनों में। जब मुसलमान कांवड़ियों को शरबत पिला रहा है, पूरे रास्ते पूरे मुस्लिम इलाकों से निकलता है कांवड़िया और पूरा मुसलमान शरबत पिलाता है उसको, और जब मुस्लिम मुहर्रम का त्योहार होता है तो आप उसमें पत्थर चलवाते हैं, उनको गलत रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने ये किया होगा, ये दुनिया देख रही है, हाथ में ये इनके ऊपर। अरे शर्म करो, दंगाइयों का समर्थन बंद करो। हाजी अहमद तुम भी एक दंगाई हो, इसीलिए दंगाइयों को सपोर्ट कर रहे हो तुम। लेकिन तुम्हारा अरे दंगाई को दंगाई दिखता है, जो दंगाई है वो दंगाई दिखता है। इन्वेस्टिगेशन होगी और गर्दन से पकड़कर घसीट कर लेके आएगी दिल्ली पुलिस इन सभी दंगाइयों को। मौजपुर के दंगों के अंदर ताहिर हुसैन कौन का जानते हो ना, आम आदमी पार्टी का निगरान था, और मुसलमान के त्योहार में पत्थर चलवाते हैं। पेट्रोल बम से किया, साथ ही साथ एसिड इकट्ठा किया, एसिड फेंका। किस प्रकार से अंकुश शर्मा को लगातार 400 बार कोसा, ये आपकी मानसिकता है और लगातार आप लोग ये कर रहे हो। प्रशासन को नहीं मानते हो, संविधान को नहीं मानते हो, तो जब कार्रवाई होती तो कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जाए? जी हाँ, सवाल यही सवाल यही है कि क्या ये अचानक से यहाँ पर हिंसा भड़क गई या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड था? क्या कोई संगठन इसमें इन्वॉल्व है या कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता इसमें इन्वॉल्व है? एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौट रहे हैं। मैं चाहना कि खिडारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣਗੇ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ 11 골ਡ ਆਏ ਸਾਡੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੇਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਗਰੋ ਕਰਦਾ। आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। सवाल यही है कि आखिर दिल्ली में कौन हिंसा फैलाना चाहता है? संजीव कौशिक, अभी देखिए सूर्य प्रकाश मैथिल ने भी जिक्र किया उसका, जिसका शुरुआत में ही जिक्र किया था विजय कौशिक साहब ने, कि क्या इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता इन्वॉल्व है? हमने 2020 में देखा था आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद ताहिर हुसैन, छत पर क्या क्या मिली थी सामान, गुलेल, पेट्रोल बम, सारी चीजें। क्या इसमें भी आपको लग रहा है ऐसा हो सकता है? मैं नहीं कह रहा कि इसमें आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई संगठन हो, लेकिन आपको लग रहा है कि ये सब कुछ अचानक से हो गया? क्योंकि 2020 में भी लोगों को लगा कि अरे साहब ये अचानक से कैसे फैल गया, बाद में धीरे धीरे जांच हुई तो कल ही खुलती गई। संजीव कौशिक, प्रत्युष जी, क्या ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल शासन करके 2024 में जब लोगों के पास वोट मांगने जाएगी
तो भी यही कहेगी कि 20% को दिखा करके 80% का वोट को लूटेगी, कहेगी कि 20% लोगों से हमें खतरा है। क्या देश की जनता ये बात उनसे नहीं पूछेगी कि आपने शिक्षा पर कितना काम किया, स्वास्थ्य पे काम कितना किया, सरकारी मुद्दों पर कितना बात की? क्या लगातार ये धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी वोटों की राजनीति करती रहेगी? इन दंगाइयों के साथ रहने से और दंगाइयों के विपक्ष में खड़े होने से किसको आखिर फायदा है? क्या हिंदुस्तान की जनता ये बात नहीं समझ रही है? दिल्ली को अशांत करने के लिए एक बार नहीं कई बार, मतलब आप कह रहे हैं इसके पीछे बीजेपी, इसके पीछे बीजेपी का पोलराइजेशन है। जनता है संजीव कौशिक, इसके पीछे बीजेपी का पोलराइजेशन है। मैं उसी पे आ रहा हूं। बताइए। भारतीय जनता पार्टी के इसी रणनीति की वजह से लोगों ने 3 बार किकआउट किया और इस बार एमसीडी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी भी भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि दिल्ली की प्रबुद्ध जनता अब सरोकारी मुद्दों की बात करती है। 2020 में ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद गुलेल से बीजेपी को भगा रहे थे क्या? प्रतियोजित 36 घंटे से ज्यादा हो गए थे। दिल्ली के देश के गृह मंत्री अपने दोनों हाथों पे हाथ रख के बैठे थे और दिल्ली की जनता धू करके जल रही थी। उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आन पड़ी कि जानबूझ करके दिल्ली को जलने दिया गया? दिल्ली को जलने दिया गया। दिल्ली के गृह मंत्री हाथों पे हाथ रख के बैठे रह गए। जानबूझ करके दिल्ली को अशांत करने का प्रयास किया गया। तो यानी कि बीजेपी विजय कौशिक कि उस दंगे में नहीं, आपने कहा कि जानबूझ करके दिल्ली को जलने दिया गया। हाथ पर हाथ धर के क्यों वहां पर बैठी रही थी पुलिस? आप यही कहना चाह रहे हैं ना? और जो तस्वीरें सामने आई थी और जिसमें आम आदमी पार्टी का पूर्व निगम पार्षद जो कि जेल में है, ताहिर हुसैन, जिसके घर से छत से क्या कुछ बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों दोनों की मिली भगत थी क्या? शामिल थे। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठे रही? केंद्र में किसकी सरकार है? वहां पर आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद के छत से क्या कुछ मिलता नहीं है, सब लोग देखते हैं। तो इसका मतलब दोनों में सेटिंग थी क्या विजय कौशिक? प्रत्युष भाई, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं करता। इसका कारण ये है कि एक तरफ तो मोदी जी और अमित शाह जी हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए लोग, उसमें ओवैसी जी हैं और ये फाजिल भाई जैसे इसमें शामिल हैं, जो अभी कह रहे थे कि देश के मुसलमान अपने हर धार्मिक कार्यक्रम में तलवारें लेकर चलते हैं, लाठी डंडे लेकर चलते हैं। अरे भाई, आप तो अमन और शांति के दूत हैं। आप कहते हैं कि आपका मजहब जब शांति चाहता है, फिर ये लाठी डंडे और तलवार लेकर, हथियार लेकर चलने की जरूरत क्यों पड़ी है? पहली बात। दूसरी बात, अब इसमें ये चाहिए कि जो मुस्लिम धर्म गुरु है वो आगे आए और जो भी मुस्लिम युवा या दंगाई इस दंगे में शामिल थे नांगलोई वाले मामले में, उनको गिरफ्तार करवाए। ये कहना ये विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे, ये समाज में रेमनेस बढ़ाने का तरीका है, समाज में आग लगाने का तरीका है। इससे समाज के दोनों वर्ग भड़केंगे। ऐसे लोगों की बातें सुनकर मुसलमान ये कहेंगे हमारे बच्चों को, निर्दोषों को भगाया जा रहा है, और दूसरी तरफ हिंदू यूं भड़केंगे कि हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ 10,000 की भीड़ कुछ भी हो सकता था। मैं तो भगवान का शुक्र मानता हूँ, वरना लाशें बिछ सकती थी। अगर इन दंगाइयों पर इसी तरीके से शुरू में ही कंट्रोल कर दिया जाए, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, तो कांग्रेस पार्टी ये मानती है देश में दंगे भड़कने बंद हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी यही चाहती है। यही कारण है कि मणिपुर सुलझ रहा है आज भी। मणिपुर में भी भाजपा के ऊपर ही आरोप है। अरे आप पश्चिम बंगाल की भी बात कर लो, राजस्थान की भी बात कर लो, झारखंड की भी बात कर लो, चला क्यों मध्य प्रदेश? एक सेकंड विजय कौशिक जी, मणिपुर के अंदर तो इतिहास रहा है। और 1993 के अंदर नागा कुकी जब संघर्ष हुआ था तब 50 से ज्यादा गाँव, 350 गाँव जल गए। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, हमने मणिपुर पर डिबेट कर ली है। गृहमंत्री जी, सीबीआई, सभी लोग मणिपुर में हैं। सूर्या भाई, इतनी बौखलाहट अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब मणिपुर में सूर्य प्रकाश जी, एक सेकंड, विजय कौशिक जी, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, हम मुद्दे पे रहे। एक सेकंड, इस मणिपुर वाले संजीदा मसले पर हमने बहस की है और उसमें सभी पार्टियों को हमने बुलाया था और हमने बहस की है इस पर। आज हम जरा दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उस पर आज हम बहस कर रहे हैं। अभी एक सवाल हुआ कि साहब इनके हाथों में तलवार, चाकू सब कुछ थे। जहांगीरपुरी में जो बवाल हुआ था, वहां जो जुलूस निकला था, उस जुलूस में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में वहां भी तो हथियार थे।
मैं जहांगीर नहीं, मैं आ रहा हूं सूर्य प्रकाश जी। जब ऐसे जुलूस निकलते हैं तो हाथों में तलवार, हथियार, हॉकी स्टिक, मोटे मोटे बेसबॉल वाले डंडे, ये सब क्या करते हैं? और जहांगीरपुरी वाले मसले पर पुलिस का उस वक्त का बयान है कि वहां पर शोभा यात्रा को जानबूझ करके तय रूट से अलग ले जाने की कोशिश की गई मस्जिद के पास सी ब्लॉक में, जहां से बवाल भड़का था। वो लोग कौन थे? वीएचपी के थे? किसके थे बताइए ना। नहीं प्रत्युष भाई, मैं तो पहले ही कह रहा हूं। एक सेकंड, मेरा सवाल सूर्य प्रकाश मैथिल से। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, कार्यक्रम का नाम ही हमारा सबका हिसाब होगा। मैं सबसे पूछता हूं, डंके की चोट पर पूछता हूं जी। देखिए प्रत्युष जी, पहले तो आपकी जानकारी गलत है। अच्छा, कि दुरुस्त कर दीजिए। तय रूट पे अलग ले जाने की कोशिश की गई थी। अच्छा, आपको बता देता हूं। ठीक है। जहांगीरपुरी का जो वो रूट है, जिस रामलीला मैदान से वो निकलना था, वो मेन रोड है। अच्छा, उस मेन रोड के सामने मस्जिद है, उस मस्जिद से गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई, ठीक है। मेरी जानकारी गलत है तो सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आपको यह भी बताना होगा, अगर मेरी जानकारी गलत है तो जहांगीरपुरी में उस वक्त जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, मैं भी था, कितनी परमिशन मिली थी पुलिस की तरफ से? इतनी जानकारी आप दर्शकों को दे दें। कितनी परमिशन मिली थी? 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन दे रहा हूं, बताइए आप। क्या कहा आपने? दोबारा रिपीट कीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं। कितने शोभा यात्राओं के लिए परमिशन मिली थी और कितने कितने बजे के लिए वो परमिशन थी? ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ए बी सी डी, चुन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 बताइए। 8 शोभा यात्राएं निकली थी पूरी की पूरी जहांगीरपुरी के अंदर, आपको मैं बताता हूं अब। और जो पहली 4 शोभा यात्राएं थी वो शांतिपूर्ण निकली। ये जो 5वीं शोभा यात्रा निकल रही थी उस क्षेत्र से, तब वहां मस्जिद के पास में 50-60 लोगों की एक संख्या इकट्ठी हुई और उन्होंने पूरी साजिशन, पत्थरबाजी और तलवारबाजी और मस्जिद से गोलियां चलाई। मैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक जी, एक सेकंड सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए। उनका स्टेटमेंट था 3 शोभा यात्राएं थी, जिनमें पहली शोभा यात्रा 11 बजे, दूसरी दोपहर 1 बजे निकाली जानी थी। इन दोनों के लिए 25 और 31 मार्च को इजाजत मांगी गई थी, हमने इजाजत दे दी थी। तीसरी शोभा यात्रा के लिए 15 तारीख की शाम को हमसे इजाजत मांगी गई थी, जिसकी इजाजत हमने नहीं दी थी और वही बवाल हुआ। नहीं, बाद में कैंसिल की गई थी। अब हो गया, ठीक है। सूर्य प्रकाश जी, और ये जहांगीरपुरी में हाथ में लाठी, डंडे, तलवार किनके हाथ में थे? तो बजरंग दल, अरे भैया तलवारें हमारे भगवानों के हाथ में होती है ना। तो ठीक है, मुहर्रम में तब यही बात वो भी कह रहे हैं कि हमारे हाथ में भी है भाई हथियार, हमारे हाथ में भी हथियार है। अब सवाल यहां पर खड़ा होता है, देखिए आप एक तरफ जी नहीं ना एक उंगली उठाइएगा ना तो देखिएगा 4 उंगली आपकी तरफ है, 4 उंगली आपकी तरफ भी होती है। सवाल यहां पर है लॉ एंड ऑर्डर का, और जो लोग भी इसमें, चाहे वो हिंदूवादी संगठन हो या मुस्लिम संगठन हो, जो आयोजक हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये ऐसे ही आड़ लेते रहेंगे कि उनके हाथ में तलवार क्यों थी, इनके हाथ में तलवार क्यों थी। साहब भाई, दोनों जुलूस में हम देखते हैं सब जगह क्या हो रहा है। क्या जनता बेवकूफ है, अंधी है क्या, आंखों में पट्टी बांधी हुई है क्या? वेदभूषण जी, यह मसला लॉ एंड ऑर्डर का है कि हिंदू मुसलमान का है? प्रत्युष जी, यही मैं चाह रहा था कि आप इस सवाल पर लौट आएं, क्योंकि आपकी जो डिबेट थी डिरेल हो गई थी, वो बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी में इन्वॉल्व हो गई थी। सवाल यह है कि जो बस में इनोसेंट महिलाएं, बच्चे, आदमी ट्रेवल कर रहे थे, जो उसके ड्राइवर थे, डीटीसी की बस ने क्या गलती की कि उसको तोड़फोड़ कर दी गई थी। सरकारी गाड़ी, चाहे वो एसएचओ की थी, पुलिस की गाड़ी थी, उसको नुकसान पहुंचा गया। वो प्रत्युष खरे और वेदभूषण की प्रॉपर्टी थी, वो इन दंगाइयों की प्रॉपर्टी नहीं थी। सवाल यह है कि बेकसूर लोगों पर क्यों इस तरह की कार्रवाई की गई और कौन इसके जिम्मेदार है। आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, इसमें जितने भी लड़के दिखाई दे रहे हैं सब यंगस्टर्स हैं, 20 और 25 साल के हैं। तो इनको इतना कहीं ना कहीं तो रिमोट इनका है
कहीं ना कहीं रिमोट इनका किसी के पास है कि इसको इस तरह से लेके चलना है, स्टेडियम में लेके चलना है, क्योंकि जब सब चीज तय हो चुकी है, ऑन पेपर होती है, अरेंजमेंट होता है, स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस ब्रांच के पास में रिपोर्ट जाती है, हर मिनट की रिपोर्ट वायरलेस के थ्रू जाती रहती है, तो अचानक वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं स्टेडियम में दफनाए जाएंगे ताजिए? सवाल इस चीज पे होना चाहिए, सबको चिन्हित किया जाए, सजा दी जाए। अब सीए एनआरसी दंगे हुए, शाहीन बाग किसने बसाया? तफ्तीश इस चीज की हुई ना, ताहिर हुसैन ने क्यों पथराव किया, सीए एनआरसी दंगे क्यों हुए? तो सवाल उस पर होना चाहिए, ना कि इस चीज पर सवाल के बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। कोई तो होता है, आप देख लीजिए अब तक जितने भी दंगे हुए हैं, कहीं से तो डायरेक्शन आता है, कहीं से तो डायरेक्शन आता है। अब कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से जिद होने लगी, हम सूरजमल स्टेडियम के अंदर जाएंगे। क्यों भाई? जो आपका रूट है उससे जाइए ना, क्यों आप उधर जाएंगे? देखिए, ये बिल्कुल प्रशासन का फेल्योरेंस है, और कोई भी जिद अगर जबरदस्ती करता है तो तुरंत एक्शन होना चाहिए पुलिस का, उस पर कोई इब्बट नहीं है। नंबर एक बात, प्रत्युष जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में सिर्फ रामनवमी और मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलता है। बीएसपी की तरफ से जो वाम सेव के कार्यकर्ता अंबेडकर जयंती पे भी शोभा यात्रा निकालते हैं, और उस शोभा यात्रा में, अंबेडकर जयंती के शोभा यात्रा में एक खास बात आपको बता दूं, वहां कोई हथियार नहीं होता है। उस शोभा यात्रा में संविधान की कॉपियां बांटी जाती हैं। जो भी अंबेडकर जयंती पर जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें संविधान की कॉपियां बांटी जाती हैं। फिर अंबेडकर मूर्ति को कौन लोग तोड़ते हैं? क्यों तोड़ते हैं अंबेडकर जी की मूर्ति को? यही बजरंग दल, शिवसेना, वीएचपी के लोग हैं जो अंबेडकर जी से भी नफरत करते हैं। और क्या बिगाड़ा है अंबेडकर जी ने? अंबेडकर जी की मूर्ति कौन तोड़ता है इस देश के अंदर? कौन तोड़ता है बताइए? ये लोग जिस तरह से नफरत, देश में ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, उसके तहत ये सारा खेल है। आपको क्या लगता है कि विजय कौशिक जी कांग्रेस के नेता है? वो बीजेपी के एजेंट हैं जो कांग्रेस में बैठे हैं। विजय कौशिक जैसे लोग जो हैं, विजय कौशिक जी बीजेपी के एजेंट हैं। विजय कौशिक जी, ये तो बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया आप पर कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। कांग्रेस में 40-50% लोग जो हैं, सुन लीजिए, राहुल जी कुछ भी होते हैं, लेकिन मैं इस देश का एक नागरिक हूं, और ये जो व्यक्ति बैठे हैं देशद्रोही हैं, और विजय ये जो फैजल भाई बैठे हैं वो देशद्रोही हैं, आरएसएस और ये देश के हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं। बीजेपी के असली एजेंट ये हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक चीज स्पष्ट कर देता हूं आपको, सारे देशवासियों को, कि पहले हिंदुओं के किसी भी कार्यक्रम में कोई हथियार नहीं होता था, लेकिन जब से बीजेपी ने एक राजनीतिक एजेंडा बनाया, शिवसेना के थ्रू उनको जो है त्रिशूल बांटने शुरू किए, फिर बजरंग दल के थ्रू तलवारें बांटनी शुरू की, आरएसएस के थ्रू लाठी बांटनी शुरू की, उसके बाद से हिंदू कार्यक्रमों में आपको ये लाठी डंडे वगैरह दिखाई देने लगे। हिंदुओं के किसी भी कार्यक्रम में आज भी मैक्सिमम कार्यक्रमों में एक डंडा तक नहीं होता। ये तो बीजेपी की देन है। और इधर से ये फाजिल जैसे लोग बैठे हैं, ओवैसी जैसे डाकू बैठे हैं, जो मुसलमानों को भड़काते हैं, बरगलाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको ये कहनी चाहिए कि जिन्होंने नांगलोई में दंगा फसाद किया है, आप अपना काम करिए, जो है फांसी पर लटका दो। कांग्रेस को यहाँ तक पहुँचा दिया। अगर वहाँ बस में निर्दोष लोग मारे जाते, कौन जिम्मेवार होता? आरएसएस से लोग जुड़े हुए हैं और काम करते हैं, कांग्रेस में नाम लेते हैं कांग्रेस का, इसीलिए तो कांग्रेस का ये हाल हो रहा है। पैरोकार नहीं है, हम देश की बात करते हैं। हम नहीं चाहते कि देश का हिंदू मुसलमान। फाजिल अहमद, आपको विजय कौशिक बता रहे हैं कि आप तो एआईएमआईएम से जुड़े हुए हैं, आप एआईएमआईएम से जुड़े हुए हैं, आप बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान के भी एजेंट हो जा सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इनका काम है हिंदू मुसलमान को लड़वाना। ये तो पाकिस्तान के आपके चैनल पर पते, ये तो पाकिस्तान के प्रशंसक हैं, ये तो जिन्ना के मुरीद हैं आप। ये तो एआईएम नहीं, पाकिस्तान के एजेंट कर रहे हैं। मैं तो कांग्रेस के थोड़े, कांग्रेस छोड़ दे तो पाकिस्तान के, अरे पाकिस्तान जाओ ना पाकिस्तान में, आपको मना किसने किया है? अंजू की तरह आप भी वीजा लेके जाइए, अंजू की तरह आप भी चले जाइए पाकिस्तान में। आपका इंतजार कर रहा है, वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, आपका इंतजार हो रहा है, वहाँ पर जब आप भी आइए, आप भी बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल हो जाइए। आपका तो इंतजार हो रहा है, वहाँ पर आपका इस्तकबाल होगा, आपका वेलकम होगा। जाइए, छोड़ दीजिए इस देश को, फाजिल जैसे छोड़ दीजिए, हमारा देश छोड़ दीजिए, हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। आप अपने पाकिस्तान की खैर कीजिए जहाँ भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है।
वेद प्रकाश जैसे लोग जो सरकारी नौकरी में रहकर इस देश के लिए लड़ते रहे हैं, ये लोग बधाई के पात्र हैं। पाकिस्तान चले जाओ, आज कह तो दिया पाकिस्तान का आपको कांग्रेस से भी दर्द है, आपको वेदभूषण से भी दर्द है, आपको सबसे दर्द है, तो जाओ भैया पाकिस्तान जाओ, जिन्ना की तारीफ करने वाले पाकिस्तान के मुरीद। अरे भाई हम देश के लिए बहुत अच्छे हैं, रोका आप जैसे दीमकों ने देश को खोखला कर दिया भाई साहब। अरे भाई आपको पाकिस्तान जाने मैं तो कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान अगर कानून को तोड़ने वाला हिंदू है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर मुसलमान है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और उसके लिए मुस्लिम जगत के लोगों को आगे आना चाहिए कि भी ये अपराधी हैं, इन्होंने बसें तोड़ी थी, इन्होंने तलवारें चलाई थी, आप जैसे लोगों की देश को जरूरत नहीं है, फाजिल अहमद जैसे लोगों की देश को जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है फाजिल जैसे लोगों की। मूर्ति तोड़ते हैं उनसे देश को खतरा है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मतलब फाजिल अहमद जी के मुताबिक नांगलोई में अभी जो हमने प्रोटेस्ट की तस्वीर आपको दिखाई, जहां पर वीएचपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो क्यों कर रहे हैं, उनको क्या तकलीफ हो रही है, नहीं करना चाहिए। देखिए प्रत्युष जी, मैंने शुरुआत में बोला था कि आप दंगा कीजिए, आप पत्थरबाजी कीजिए, आप आगजनी कीजिए, आप पुलिस वालों पे चाकुओं से हमला कीजिए, आप भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाल्लाह चिल्लाइए, आप देश के संविधान को मत मानिए, लेकिन यदि आपके इन कुकर्मों का विरोध करने के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद रोड पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे तो उससे आपको परेशानी है। आप तय मार्ग से ना जाकर आप स्टेडियमों में घुसने को तैयार हो जाइए अपने ताजिए दफनाने के लिए, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अगर आपके ऊपर कार्रवाई के लिए थाने के ऊपर खड़े होकर प्रदर्शन करेंगे तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तो भैया अगर इतना दर्द हो रहा है तो सही तो कह रहे हैं एसीपी साहब कि पाकिस्तान चले जाओ भैया। अभी खैबर पख्तूनख्वा में एक ब्लास्ट हुआ है, कुछ लोग हलाक हुए हैं, और फाजिल अहमद वहां जाए, उनका फांसियां पड़े जाकर, और वहां पे जाके मजे करें, अपने भाइयों से मिले, गले लगाए। अगर इसमें भी दर्द हो रहा है तो ये देश तो सनातन लोगों का है, के बाद जितने भी लोग देश में आए हैं तो सबका स्वागत है। लाइएगा जरा फाजिल अहमद को भी लाइएगा, लेकिन बहुसंख्यकों की कीमत पर नहीं। तिरंगा लेके जाएंगे, फाजिल अहमद को भी लाइएगा स्क्रीन पर। तिरंगा लेके सबसे पहले हम ही जाएंगे, अखंड भारत बनेगा सर, सबसे पहले तिरंगा लेके संजीव कौशिक, तिरंगा लेके जाएंगे, अखंड भारत बनेगा, तिरंगा लेके जाएंगे पाकिस्तान। संजीव कौशिक, अगर ये 3 लोगों को रखिएगा, पीसीआर मेरी आवाज अगर जा रही है तो संजीव कौशिक को, फाजिल अहमद को और सूर्य प्रकाश मैथिल को, इन तीनों को रखिएगा। संजीव कौशिक, अगर यही सूरत हाल रहा तो शायद हो सकता है आने वाले समय में ये भी मांग उठने लगे कि इस तरह की जुलूस निकालने की अनुमति कहीं किसी को देश के किसी हिस्से में नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान चले जाओ। संजीव कौशिक, अगर यही सूरत हाल रही तो यही होगा, कुछ दिन के बाद यही मांग उठने लगेगी कि किसी भी मजहब के लोगों को कोई जुलूस निकालने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। जुलूस निकलेगा तो हाथ में हथियार आएंगे, बवाल होगा, पत्थर चलेगा, और उसके बाद हम बैठ के डिबेट करते रहेंगे। संजीव कौशिक, प्रत्युष जी, डर इसी बात का था कि हिंदुस्तान को इन नामुरादों ने कहां से कहां पहुंचा दिया है और कहां से कहां ले जाएंगे, अभी ये भी देखना अभी बाकी रह गया है। देश की बहुसंख्यक जनता, बहुत बड़ी आबादी को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो सरकारी मुद्दों पे बात करना चाहती है, वो सरकारी राजनीति करना चाहती है, लेकिन कुछ लोग हैं दीमक के जैसे इस हिंदुस्तान में जो धर्म के आधार पर राजनीति करके पूरे समाज को खोखला कर रहे हैं और अपनी जेब सेक रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं लगातार। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है, उनको बाहर रास्ता दिखाने की जरूरत है। अब हिंदुस्तान इस तरह की बातों में नहीं फंसने वाला है। कुछ लोग थे, मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ लोग थे गलत नियत से, यदि गलत जगह पे जा रहे थे, पुलिस की कार्रवाई हुई, उनको दंडित किया जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसके आधार पर पूरे कौम को बदनाम करने की कोशिश और एक और कौम से दूसरे कौम को लड़ाने की कोशिश जो लगातार हो रही है, ये बेहद खतरनाक है। अब 2024 के बाद यदि ये भारतीय जनता पार्टी सोच रही होगी कि यही बुलशिट काम करेगा और दोबारा वापसी कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। अब दिल्ली की जनता तो बिल्कुल इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। बहुत प्रबुद्ध
है दिल्ली की जनता। ये लगातार चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं, इनकी कोशिश रहती है कि दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया जाए। कामयाब भी ये होते हैं। अभी भी लगातार दिल्ली के लोग देख रहे हैं, पूरे गौर से देख रहे हैं कि कौन इसमें आग घी डालने का प्रयास कर रहा है। इस दंगे को भड़काने की जरूरत है या इसको समाप्त करने की जरूरत है? इसमें जो शामिल है उन्हें पर कार्रवाई करने की जरूरत है या इसको और सामने लाकर फैला के इस पर राजनीति करने की जरूरत है? और ये लोग हैं, मैं फिर दोबारा दोहरा दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके साथ साथ जो स्लीपर सेल के लोग, उनके साथ से छुपे हुए लोग हैं। एक बार एकमात्र फिर से मैं कहूंगा पिसियार और उस पर राजनीति की जाए। एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाइएगा डीटीसी बस के में जो पत्थरबाजी वहां पर हुई है। जरा उस तस्वीर को मैं कहूंगा सारे पैनलिस्ट एक बार देखें। इस डीटीसी की बस, इसका क्या कसूर था? जो अंदर लोग बैठे थे, इनका क्या कसूर था? अब ये देखिए चलाने वाले, ये पत्थर फेंकने वाले लोग कौन है? गाड़ी का शीशा तो भाई बस जा रही है, अंदर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और ये भीड़ की शक्ल में ये शैतान बस पर पत्थर चला रहे हैं। तस्वीर देख रहे हैं। अब ये बताइए वेदभूषण सर कि भाई इसके लिए किससे बात की जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसके पास है? बिल्कुल जिम्मेदारी है। आप थोड़ा धैर्य रखें। आपको याद होगा 600 से ज्यादा मुकदमे सीए एनआरसी में हुए थे, पर दुर्भाग्य देश का देखिए प्रत्युष जी, बड़े बड़े बैटरी ऑफ लॉयर्स, बड़ी बड़ी पार्टीज के नेता अदालतों के अंदर, उनके लिए ऐसे घड़ियाली जो कौशिक जैसे लोग, संजीव कौशिक जैसे लोग आ गए कि ताहिर हुसैन इनोसेंट हैं, मनीष सिसोदिया इनोसेंट है, सत्येंद्र जैन इनोसेंट है, इनको सबको जेल में ठूसा जा रहा है। जैसे डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है, जैसे डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है। दुर्भाग्य इस देश का जो कानून का एक्शन है, पुलिस वाले एक्शन है, पेट्रोल के लिए रोया जाता है। लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि आप जानकार भी हैं, आप एक जानकार और एक विकसित पद से आप ऐसा है। कम से कम नैतिकता के आधार पर कम से कम बैलेंस की बात कीजिए। आपसे सीधा स्पष्ट सवाल उन्होंने पूछा कि इसकी जिम्मेवारी किसकी है? के अंडर है, सबसे बड़ा दर्द यही है कि हम हमारे अंडर आ जाए तो अपने स्कोर सेटिंग कर रहे हैं, जो कर नहीं पा रहे हैं। मजबूरी से हम इसी उम्मीद के साथ इस डिबेट को समाप्त कर रहे हैं। हम इसी उम्मीद के साथ डिबेट को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं कि इस मामले में चाहे कोई भी इन्वॉल्व रहा हो, आयोजक हो या कोई बड़ा नेता हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी, आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने और कई योजनाओं में नंबर 1 बन गया है। उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश